हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन में डिफरेंस क्या है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन अगर होता है तो इसमें ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी क्वांटिटी उसके साथ बढ़ती है, और अगर एक क्वांटिटी कम की जाती है तो उसी के साथ दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और दोनों घट रहे हैं तो दोनों साथ साथ घटते हैं। और इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसमें फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका रेशियो सेम होता है, तो हम इसको x अपॉन y इक्वल टू x1 अपॉन y1 का फॉर्मूला यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, और अगर दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल आता है। इसलिए इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है x इंटू वाई इक्वल टू x1 इंटू y1। इसमें x और y हमने दो क्वांटिटीज ली हैं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। अब इसमें 4 आवर्स के 60 रुपीज हैं चार्जेस, 8 आवर्स के 100 रुपीज, 12 आवर्स के 140 रुपीज एंड 24 आवर्स के 180। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जो लिख लेंगे, x अपॉन वाई इक्वल टू x1 अपॉन y1। तो इसका हम पहले देखते हैं। तो x जो है वो क्या है, आर्स। x को अगर हम आर्स माने, इसको x मानते हैं और इसको रेट को y मानते हैं, तो x की जगह हम लिखेंगे 4 और y की जगह हम लिखेंगे 60। अब x1 और y1 हम इसको मान लेते हैं, ये x1 है और ये y1 है। तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, ये आ गया 1 अपॉन 15, और इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 2 अपॉन 25। मतलब कि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। 2 अपॉन 25 तो इसके इक्वल नहीं है, तो मतलब इसमें डायरेक्ट वेरिएशन नहीं हो रहा है। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल का देखते हैं। तो फर्स्ट वाला आ गया आपका 1 अपॉन 15। अब इससे हम देखते हैं ये वाला जो है मान लेते हैं x2 और ये होगा y2। तो इसको अगर लिखेंगे हम तो ये हो गया 12 अपॉन 140। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये आपने 2 से किया 6 आ गया 7, फिर 2 से किया तो ये 3 आ गया और ये आपका 35 आ गया। तो ये आया 3 अपॉन 35। मतलब ये इसके इक्वल तो नहीं आया, मतलब आपका ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। एक और देख लेते हैं। मान लो 1 अपॉन 15 हम लिखते हैं, इसके रेशियो सेम आना चाहिए। इसको x3 मान लेते हैं और इसको y3 मान लेते हैं। तो इसको लिखते हैं, ये है 24 अपॉन 180। ठीक है। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 6 से किया 4 30, फिर 1 किया 2 और ये आ गया 15। मतलब ये आया 2 अपॉन 15। मतलब कि ये भी इसके इक्वल नहीं आया। अब इसमें आपने देखा कि इनका जो रेशो आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, चेंज हो रहा है हर किसी का। तो ये जो कार पार्किंग के रेट्स हैं वो आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। अब फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस। आपको रिमेनिंग पार्ट्स निकालने हैं। अब इसमें जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा, डायरेक्ट वेरिएशन ही होगा, क्योंकि ये जो चीज बना रहे हैं वो सेम काइंड की बनेगी। तो अगर अब इसके रिमेनिंग आपको ये मान लीजिए आप x है, ये हो गया आपका y, तो ये हो गया x1 y1 x2, ये वाला हो गया आपका y2, ये x3 y3 x4 y4 और x5 और y5।
तो इस टाइप से इनमें जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए वो। तो ये अगर 1/8 है तो दूसरा जो आएगा ये x1/y1 इक्वल टू x2/y2। तो इसको हम लिखेंगे 4 और y2 निकालना है हमको, y2 इसकी जगह रखते हैं। तो y2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो y2 एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा 4 × 8, मतलब कि आ गया आपका 32। तो y2 की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 32। पार्ट्स ऑफ बेस जो है वो 32 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं। 1/8 का रेशो तो फिक्स रहेगा। अब आप निकालेंगे x3, आपको पता है y3 निकालना है, तो x3 आपका 7 है और y3 हमें निकालना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये y3 आपका इक्वल टू आ गया 8 × 7 56। तो यहां पर जो आएगा वो हो गया 56। नेक्स्ट ये है आपका x4। तो x4 12 दिया है, रेशो सेम रहेगा 1/8 इक्वल टू 12/y4। y4 निकालना है तो ये हो गया आपका y4 इक्वल टू 12 × 8, मतलब कि 96। यहां आपको लिखना है 96। एक और है तो इसका भी रेशो सेम तो रहना है 1/8, और इसका जो x5 दिया है वो है 20 लिखा। y5 निकालना है तो ये हो गया y5 इक्वल टू 20 × 8 हो गया 160। यहाँ हमें लिखेंगे 160। If one part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? तो ये क्वेश्चन है, इसमें अब हम देखते हैं एक चीज तो क्या है आपकी रेड पिगमेंट, एंड अदर थिंग इज बेस। अब ये जो है इसको हम मान लेते हैं, ये जो है हमारा x है और यहां जो हम लिखेंगे y लिखेंगे। तो अब जो x की वैल्यू दी है, पहली जो x की वैल्यू दी है रेड पिगमेंट 1, अगर 1 होता है तो बेस जो हो जाता है वो 75 ml है। अब ये तो दिया है, अब दूसरा आपको दिया है कि विथ 1800 ml ऑफ बेस के साथ x की वैल्यू आपको फाइंड करना है 1800 ml के साथ। तो अब ये मान लेते हैं हम यहाँ पर x1 है और y1 आपको दिया है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे x/y। डायरेक्ट वेरिएशन दिख रहा है क्योंकि जितना रेड पिगमेंट हम बढ़ाएंगे बेस भी हमें ज़्यादा चाहिए, तो डायरेक्ट वेरिएशन है और इसको लिखेंगे x1/y1। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 75, x1 हमें निकालना है और y1 दिया है आपका 1800। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया x1 इक्वल टू 1800/75। अब आपने 15 से कट किया 5, 15 से किया 1, 2 और 0, 5 से किया 1, 5, 2 और 4, तो ये वैल्यू आई है 24। तो जो x1 की वैल्यू आई है वो है 24, मतलब यहां आना चाहिए आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 hours. हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 hours? अब x जो मान लेते हैं हम वो है आपका सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स हैं, ये x है, और ये मान लेते हैं इसको हम टाइम को y। अब अगर 840 बॉटल्स हमने x माना है तो 840 बॉटल्स फिल करने में लग रहे हैं इसको 6 hours। अब ये पूछ रहा हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन
5 आवर्स, 5 आवर्स में कितनी फिल होगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है x1, y1 इज गिवन। ठीक है, तो फॉर्मूला वही यूज किया, x अपॉन वाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो बॉटल भी ज़्यादा फिल हो पाएंगी, या कम होगा तो कम बॉटल फिल होंगी। तो इसको x1 अपॉन y1 फार्मूला यूज किया, x की वैल्यू पुट की, ये है 840 अपॉन 6, इक्वल आना चाहिए, सेम रेशो रहेगा। तो x1 अपॉन 5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो गया 840 इंटू 5 अपॉन 6। अब 6 से आपने इसको काटा तो ये हो गया 6 1, और यहाँ हो गया 1 और 4 और 0। तो x1 की वैल्यू आ रही है 140 इंटू 5। तो x1 इक्वल टू 700। हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। तो 700 सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स कैन फिल इन 5 आवर्स। ठीक है, कैन फिल इन 5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एंड लार्ज 50 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब एक बैक्टीरिया को मैग्नीफाइंग ग्लास से एनलार्ज किया गया 50 टाइम्स, तो वो दिख रहा है उसकी लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ। अब उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, मतलब कि अगर वो 5 सेंटीमीटर लेंथ आई है और एनलार्ज किया गया है 50, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ है और एनलार्ज किया गया है 50,000 टाइम्स, तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। आपने इसको कैंसिल किया, ये आ गया आपका 10,000। अब 10,000 है 1 अपॉन 10,000। इसको अगर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये हो गया 10 रेज टू पावर -4, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के प्लेस पे है ना। तो ये इसका एक्चुअल लेंथ है, ये हो गई इसकी एक्चुअल लेंथ, बहुत छोटा है। ठीक है, अब आपको दूसरा पूछा है कि अगर 5 सेंटीमीटर जो लेंथ में हुआ एनलार्ज करने के बाद 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर लेंथ दिख रही है। अब अगर उसको सिर्फ 20 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो क्या लेंथ दिखेगी। तो रेशो तो यही जाएगा, आपका रेशो यही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 को किया था, 5 सेंटीमीटर लेंथ आ गई थी अगर 50 टाइम्स हमने एनलार्ज किया था, तो इसका रेशो इक्वल आना चाहिए क्योंकि x अपॉन वाई इक्वल टू x1 अपॉन 5 तो ये जो है अगर इसको 20 टाइम्स हम एनलार्ज करेंगे तो लेंथ कितनी आएगी, वो लेंथ की जगह x1 आपको लिखना है और y1 इस दिया है आपको 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया जा रहा है। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारी आ गई 20,000 इंटू 5 अपॉन 50,000। अब ये आपका 40 से कैंसिल हो गए, ये 5 से कैंसिल हो गया, तो आया है आपका 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मॉडल ऑफ शिप द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इट द मॉडल शिप। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, एक तो एक्चुअल का है, दूसरा है मॉडल। तो इसमें आप अगर टेबल बनाएंगे तो देखिए एक्चुअल मास की लेंथ कितनी थी इन अ मॉडल ऑफ शिप, एक्चुअल की थी 12, तो मॉडल में उसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ा, मॉडल छोटा बनेगा, 9 आई है। अब शिप की लेंथ जो दी है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप, उसकी एक्चुअल लेंथ दी है 28, तो मॉडल शिप में क्या लेंथ होगी, मतलब y1 आप रख सकते हो इसको। एक्चुअल में मास की जो लेंथ है वो है 12, तो मॉडल शिप में थोड़ी छोटी बनी, वो हो गई 9।
9 मीटर, ठीक है। और इसमें 28 मीटर उसकी एक्चुअल लेंथ है और हमको मॉडल शिप में कितनी लेंथ होगी वो पता करना है। तो x अपॉन वाई इक्वल टू आना चाहिए x1 अपॉन y1। तो आपने लिखा x की वैल्यू 12 अपॉन 9 इक्वल आना चाहिए 28 अपॉन y1। अब y1 की वैल्यू फाइंड करना है तो y1 इक्वल टू आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 28 इंटू 9 अपॉन 12। अब 3 से काट देते हैं, 3 4 और ये हो गया 3 3, यहाँ 4 से काटा, ये आ गया 7। तो y1 की वैल्यू आ गई है आपकी 7 इंटू 3 मतलब 21। तो इसकी जो लेंथ होगी मॉडल शिप की वो क्या हो गई 21 मीटर। क्वेश्चन 7 देखते हैं। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स, हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन। आपको 2 क्वेश्चन दिए, 5 kg में कितने होंगे और सेकंड क्वेश्चन दिया 1.2 kg ऑफ शुगर में कितने होंगे। तो अगर हम इसकी टेबल बनाएं तो ये हो गया वेट ऑफ शुगर x हो जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, y हो गया। तो इसको अगर हमने बनाया टेबल तो आपका ये टेबल जो बना, वेट ऑफ शुगर जो था आपका 2 kg होता है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल उसमें आते हैं 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब दूसरा क्वेश्चन है 5 kg अगर शुगर होगा तो हम ये जो आपका x है, ये x है और ये आपका y है, तो ये हो गया x तो दिया है वेट ऑफ द शुगर और यहाँ पर आपको y1 फाइंड करना है। यहाँ पे फिर एक और वेट दिया है 1.2 kg, तो इसका भी नंबर ऑफ क्रिस्टल्स मतलब y2 आपको पता करना है। तो अब निकालते हैं, क्योंकि रेशो तो सेम होगा, जितना वेट बढ़ेगा शुगर का नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला तो वही आएगा x अपॉन वाई इक्वल टू x1 अपॉन y1। अब पहले y1 निकालते हैं तो इसका हो गया पहले वाले का 2x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9, 10 टू द पावर 6 इक्वल टू आना चाहिए 5 और y1। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो 5 इंटू 9 इंटू 10 टू रेज टू पावर 6 अपॉन, अब 2 से कैंसिल करने के लिए किसी से हो नहीं रहा है डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं एक 10 यहाँ से ले लेते हैं, तो 5 इंटू 9 इंटू यहाँ पे एक 10 ले लेते हैं तो ये रह जाएगा 10 टू द पावर 5 ओनली अपॉन 2। अब 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये आ गया 5, ठीक है। तो ये जो है 5 5 जब 45 और आपका आ गया 9, 225 इंटू 10 टू पावर 5। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, मान लो डेसिमल इधर है, डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे तो वी कैन राइट, इसको और लिख सकते हैं 2 डेसिमल 25 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 7। ये नंबर ऑफ क्रिस्टल हो गए। यहाँ पर आपको लिखना है कितना 2.25 10 रेज टू पावर 7, तो 1.2 kg है, तो यही आपका फॉर्मूला चलेगा x अपॉन वाई इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो अभी आपका ये था आपका 2 अपॉन 9 इंटू 10 टू रेज टू पावर 6 इक्वल आना चाहिए आपका 1.2 और y2 आपको फाइंड करना है। तो अब y2 की वैल्यू निकालने के लिए y2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू
1.2 अपॉन 2। अब 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2, ये आ गया 0.6। ये हो गया आपका 5.4 अपॉन इंटू 10⁻⁶। कितने शुगर में? 1.2 kg sugar में। Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? मतलब कि अगर 18 किलोमीटर एक्चुअल में चलते हैं, डिस्टेंस होती है, एक्चुअल डिस्टेंस अगर 18 होती है तो मैप में जो वो दिखती है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस 18 किलोमीटर है एक्चुअल में, और अगर उसने ड्राइव किया है 72 किलोमीटर तो मैप पे कितना दिखाई देगा ये देखना है आपको। मतलब x1 आपको फाइंड करना है, क्योंकि जितना एक्चुअल डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ही मैप पे भी डिस्टेंस बढ़ेगी। मतलब कि प्रपोर्शन तो डायरेक्ट है। तो x अपॉन y इक्वल टू x1 अपॉन y1। आपने वैल्यू पुट की, x कितना है 1 और y है 18। x1 आपको फाइंड करना है और y1 गिवन 72 किलोमीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया और निकाला तो x1 की वैल्यू आ गई है आपकी 72 अपॉन 18। तो ये हो गया है, कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4। तो जो मैप पे डिस्टेंस है ना, तो मैप पे कितनी है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शेड ऑफ 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम, फर्स्ट दिया है द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल जिसकी हाइट है 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, और सेकेंड पार्ट दिया है द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। अब ये मान लेते हैं आपके x हैं और ये हैं आपके y। तो जो x है उसकी वैल्यू, मतलब हाइट ऑफ द पोल अगर 5.60 आप रखते हो मीटर और सेंटीमीटर है, तो उसकी शेडो जो आती है वो आती है 3.20 मीटर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। पोल की हाइट दी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो आपको y1 निकालना है। इसी तरह से दूसरा दिया है द हाइट ऑफ द पोल, इसमें हाइट ऑफ द पोल निकालना है आपको। शेडो दिया है ये 5 मीटर, तो यहां आपको निकालना है x3। ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, पहले ये निकालेंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, जितना हाइट पोल की बढ़ेगी उतना ही उसकी शेडो की लेंथ भी बढ़ेगी, तो डायरेक्ट ही प्रोपोर्शन होना है। तो x अपॉन y इक्वल टू x1 अपॉन y1 रखते हैं, तो x की वैल्यू है 5.60 अपॉन 3.20, ये इक्वल आना चाहिए 10.50 अपॉन y1 के। तो अब अगर आप y1 लिखोगे तो y1 इक्वल टू ये हो गया 10.50 इंटू 3.20 अपॉन आ गया है आपका 5.60। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देते हैं और 8 से 0 कैंसिल करते हैं। 8 से काटते हैं तो ये 7 आ गया, 8 से इसको काटा आपने तो ये 4 आ गया। अब 7 से इसको काटते हैं, 7 1 और यहाँ पे 7 1 और डेसिमल आ जाएगा 7 5 जा 35, ये आ गया। तो आपका y1 कितना आया है, y1 इक्वल टू 1.50 इंटू 4, मतलब कि इक्वल टू 6 मीटर। हमने क्या निकाला है, ये लेंथ ऑफ द शेडो, ये हमारी है लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है, लेंथ ऑफ शेडो मतलब इस जगह आपको लिखना है 6, ये 6 हो गया। अब हम दूसरा निकालते हैं।
दूसरा जो दिया है इसमें x3 आपको फाइंड करना है और y3 आपको दिया है, तो वही रखेंगे x1, तो x अपॉन y रखते हैं इक्वल टू आएगा x3 अपॉन y3। तो x और y की वैल्यू आपकी ये रही 5.60 अपॉन 3.20 इक्वल आना चाहिए। आपका x3 आपको फाइंड करना है और ये आपको 5 दिया है। अब आपको x3 निकालना है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका 5.60 इंटू 5 अपॉन 3.20। अब डेसिमल से तो डेसिमल काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, 8 से काटा 8 4 8 7, तो x3 जो आया आपका वो आ गया है आपका 7 5 जा 35 अपॉन 4। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.75 और ये आपका क्या है मीटर में। ये हमने क्या निकाला है हाइट ऑफ द पोल, तो ये हो गई है 8.75 मीटर। ये है आपकी हाइट ऑफ पोल। A loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? जैसे समय बढ़ेगा वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसने जो दिया है कि वो डिस्टेंस देखेंगे 14 किलोमीटर चलता है वो 25 मिनट्स में, तो वो 5 आवर्स में कितना चलेगा। अब ये 5 आवर्स हैं, तो 5 को पहले आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, वो हो गया आपका 300 मिनट्स। क्योंकि ये मिनट में दिया है तो ये भी मिनट में चाहिए, तो अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 300 और यहाँ आपको पता करना है x1। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, फॉर्मूला वही है x अपॉन y इक्वल टू x1 अपॉन y1। तो आपने वैल्यू रखी, x है 14, y है 25, इक्वल आना चाहिए x1 अपॉन 300। अब x1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया x1 इक्वल टू 300 इंटू 14 अपॉन 25। और 25 से आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 12। तो x1 इक्वल टू 12 इंटू 14 इक्वल टू 168 किलोमीटर। तो 300 मिनट्स में या आप बोलो 5 आवर्स में वो कितना चलेगा 168 किलोमीटर।